हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन शब्दावलियाँ, यानी कि मिडवल हिस्ट्री के जो टर्म से क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, आज का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जितने भी बच्चे हैं पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पोर्शन है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर अभी तक आपने बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एआईएससी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ी बात है कि बीएचयू वाले ऐप पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फुल टेस्ट। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूले, जो भी बच्चे बिल्कुल फ्री में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, AR1 बनना चाहते हैं, वेंकट आदर्श प्रतीक की तरह रैंकर बनना चाहते हैं, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये हमारा मिडवल से टर्म्स है, और ये जो आपका वीडियो है ये आपके जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं जिनको अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, चाहे वो सेट के बच्चे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे, तो उसमें कुछ टर्म्स को क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम जब आपको सॉल्व कराएंगे ये आगे लेक्चर लेंगे तो आपको हम बताएंगे कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट हुए हैं। तो सभी लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए, यानी कि नोट्स बनाए, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ के सहारे नहीं रहना, अपना नोट्स खुद से बनाना है। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको पीवाईक्यूज भी बताते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन इससे फॉर्मेट होते हैं। रही बात कि इतना पहले हम ये सब चीज़ें क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें याद नहीं होती है, बार बार थोड़ी सी दिक्कत होती है मिडवल के टर्म्स को याद करने में, और इनसे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। तो अभी अगर आप नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ेंगे, तो एग्जाम तक आप रिविजन कर लेंगे, और साथ ही साथ यूजीसी नेट के बच्चों का एग्जाम भी है तो वो भी इसे कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला आप देख रहे होंगे कि पहला जो टर्म आया है वो है वली अहद। ठीक है, वली अहद क्या होता है कि जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, सक्सीजर होते हैं, यानी ये कौन बाद में रूल करेगा, तो उसे वली अहद कहते हैं मध्यकालीन भारत में, यानी कि सल्तनत कालीन शब्दावली में। सल्तनत काल आप समझ गए होंगे कितना टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, 1206 से 1526 के बात कर रहे हैं। ठीक है, एडी, यानी कि यहाँ पे हम ऐबक से लेकर इब्राहिम तक की बात कर रहे हैं, इब्राहिम लोदी, यानी कि गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक की। ठीक, सृष्टि मैम ने आपको पढ़ाया है, फिर भी हम साथ साथ में कुछ चीज़ों को आपको याद दिलाते चलेंगे कि आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, अभी तक जो लेक्चर जा रहे हैं आप उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप नया पढ़े कि नहीं, लेकिन जो पढ़े हैं उसे रिवीजन किए कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वली अहद क्या होता है, उत्तराधिकारी। सल्तनत काल में इसे उत्तराधिकारी बोलते थे। ठीक, ये टर्म उत्तराधिकारी के लिए यूज होता था। उसके बाद एक खलीफा, आपने खलीफा शब्द बार बार सुना होगा कि एक खलीफा को इन्होंने, अंतिम खलीफा ये थे, इनको खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। पहला ऐसा रूलर दिल्ली सल्तनत का था जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी, खलीफा से खिल्लत प्राप्त हुई थी, उसे बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई थी। वो हुई थी 1229 में। ठीक है, सभी लोग हमें कमेंट में उस रूलर का नाम बताएंगे जिसे 1229 में खलीफा ने मान्यता दी थी सुल्तान की, और उसके नाम का खुतबा भी पढ़वाया गया था, और साथ ही साथ उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किस वंश का था, कौन सा रूलर था, जरूर बताएंगे, उसकी एक उपाधि भी हमें बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, सिर्फ सिद्धांत जो है कि रिप्लाई करते हैं और दो बच्चे हैं, लेकिन सभी बच्चे जितने भी हिस्ट्री के बच्चे हैं सभी लोग इसको रिप्लाई करेंगे कौन था, क्योंकि आपका ये लेक्चर जा चुका है बहुत डिटेल में, इस पे आपका पीवाईक्यूज भी जा चुका है, उसके बाद आपका लेक्चर भी जा चुका है, तो सभी बच्चे जरूर से रिप्लाई करेंगे। ठीक, साथ ही साथ आपका इस पे टेस्ट भी करा दिया गया है। ठीक, तो खलीफा क्या होते थे, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी एवं मुसलमानों के धार्मिक व राजनीतिक प्रधान। ठीक है, जैसे आप देखेंगे हिंदू धर्म में पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म में जो धार्मिक और राजनीतिक चीजों को देखते हैं, जैसे देखेंगे एंशिएंट टाइम में पुरोहित होते थे दरबार में, वो धार्मिक चीजों को तो देखते ही थे, राजनीतिक चीजों को भी देखते थे, सलाह देते थे, एडवाइस देते थे। वैसे ही खलीफा होते हैं ये लोग, जो होते थे मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, जो इनके मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे, उनके जो भी सक्सेसर हुए उन्हें खलीफा कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिए। ओके, उसके बाद खुतबा क्या होता है। ठीक,
खुतबा क्या होता है? ईद व जुम्मे, जुम्मे मतलब कि शुक्रवार का दिन जो होता है, शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ा जाता है उसे जुम्मे की नमाज बोलते हैं। ईद व जुम्मे की नमाज के समय दिए जाने वाले धार्मिक प्रवचन जिसमें खुदा की स्तुति एवं पैगंबर की प्रशंसा के बाद बादशाह का वर्णन होता था, उसे खुतबा बोलते थे। अब खुतबा शब्द आ गया तो बता दें कि एक ऐसा रूलर था जिसने अपने खुतबे में मतलब दिल्ली सल्तनत का ही रूलर था जिसने अपने खुतबे में सभी शासकों का नाम वर्णित किया था, केवल एक शासक को छोड़ दिया था। पता है किसको? वो था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपने खुतबे में नहीं रखा था। अब क्यों नहीं रखा था? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं। वो था फिरोज शाह तुगलक, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एफएसटी। ये था तुगलक वंश का तीसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक जो होगा, उसके बाद ये उसका चचेरा भाई होता है। उसी के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनेगा। और जैसे आप देखेंगे इसकी हम लोग थोड़ी थोड़ी तुलना फिरोज शाह तुगलक की तुलना औरंगजेब से कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मुगल शासक जो औरंगजेब था, जो 1707 तक शासन किया, जैसे वो शरीयत के हिसाब से, इस्लामी रीति रिवाजों कानूनों के हिसाब से शासन करता था, बहुत कट्टर मुस्लिम था, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक भी इस्लामी रीति रिवाजों के हिसाब से शासन करता था। ओके, तो उसने जो है कि अपने खुतबे में सबका जितने भी उसके टाइम तक यानी कि इल्तुतमिश से लेके अपने तक के सभी का अपने खुतबे में नाम डाला था, लेकिन एक नहीं डाला था, किसका? ऐबक का नाम उसने अपने खुतबे में नहीं रखा था। अब क्यों नहीं रखा था, ये सबसे बड़ी बात है, आपको जानना है कि क्यों नहीं रखा था। तो क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं किया था। आप सभी को पता है कि पहला ऐसा शासक जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, अभी हमने आपको पूछा था कि कमेंट में बताइएगा, तो आप लोग बताइएगा। तो ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, इसलिए उसने फिरोज शाह तुगलक ने ऐबक का नाम खुतबे में नहीं पढ़ाया था, वो उसे शासक नहीं मानता था। ठीक है, इसलिए इसका खुतबे में नाम नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस एक शासक का फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में नाम नहीं था दिल्ली सल्तनत के, तो वो ऐबक था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और ये टर्म भी पूछा हुआ है, ये भी टर्म आपका पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक शब्द है गाजी। ठीक है, गाजी शब्द क्या होता था? तो गाजी आप सुने होंगे कि ये टर्म आपको बाबर के समय भी देखने को मिलेगी। उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर, बाबर कौन था? मुगल वंश का फाउंडर था, मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने मुगल वंश की नींव भारत में 1526 में, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया था? हाँ 26, ठीक है, 1526 ईस्वी में रखा था। इससे पहले हमने वो जो आपको मराठा संधि वाला लेक्चर कराया था, उसमें हमने तालीकोटा के युद्ध को गलत बता दिया था, 1765 बोल दिया था, गलत है, 1565 होगा, वो फ्लो में हमने गलत बोल दिया था। ठीक है, इसका सही होगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा, जिसे राजसी तागड़ी, बनहट्टी, कृष्ण, इन सब के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आपका हाल ही का 2025 का PYQ है। ठीक है, तो हमने सोचा अभी इसको आपको डिस्क्राइब कर दूं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे गाजी। ठीक है, वेट, साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा सारी चीजों को। ठीक है, तो गाजी क्या था? गाजी का जो टर्म होती थी, उपाधि होती थी, किस लिए होती थी? जब धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले योद्धा जो है कि गाजी की उपाधि धारण करते थे, यानी कि जिस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता था कि हम इसे अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उससे जो है कि जिहाद करते थे। पहले तो ये धर्म युद्ध को जिहाद भी कहा जाता था। ठीक, जिहाद। ओके, तो जब उसमें विजय शासक पाता था, जब उसको वो विजय प्राप्त कर लेता था, तो एक उपाधि धारण करता था, ये था गाजी। ठीक, और बाबर ने भी ये उपाधि धारण की थी। और ये भी सभी लोग हमें कमेंट में बताइएगा जिन भी बच्चों को पता है कि किस किस युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध या जिहाद का, किस किस युद्ध में इसने उसे धर्म युद्ध बना दिया, या फिर जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का नारा दिया था, किस युद्ध को? ठीक है, जरूर बताइएगा। उसके बाद सिजदा, आपने दो टर्म आपने बार बार सुना होगा, और ये दोनों को याद कर लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन आया कि सिजदा और पाबोस किसने शुरू किया? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद आप देखेंगे कि मुगल सल्तनत में इसे किसने शुरू किया और किसने खत्म किया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला सिजदा का क्या अर्थ होता है? तो सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल जब हम बैठकर सुल्तान के समक्ष, मतलब ये अभिवादन करने का तरीका है। तो जब सिर झुकाते हैं घुटने के बल बैठ के अपने घुटने पे, और सिर झुकाते हैं सुल्तान के समक्ष, बादशाह के समक्ष, उसे बोलते हैं सिजदा।
सिजदा का मतलब कि आप सर झुकाना होता है, एक अभिवादन करने का तरीका था दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद पायबोस फर्स्ट कर सकते हैं पैर चूमना, सुल्तान के पैर चूमना, ये भी एक अभिवादन का तरीका होता था दिल्ली सल्तनत में। और आप हमें इस रूलर का नाम जरूर बताइएगा जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करता था दिल्ली सल्तनत में, ही बताइएगा, हाल ही में लेक्चर गया है आपका, सृष्टि मैम ने पढ़ाया है। तो पायबोस होता है, सुल्तान के पैर चूमने को पायबोस बोलते थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। पहला तो ये पूछा भी गया है कि इसका अर्थ क्या होता था, और दूसरा किसने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में, या फिर कभी कभी ये भी नहीं देता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, डायरेक्ट दे देगा, तो उसमें जो भी होगा आप कर दीजिएगा, ठीक। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सौंदर, ये आपका PYQ है। अब सौंदर की बात आ गई तो बता देते हैं, अभी आप लोग तुगलक डायनेस्टी आप लोग का चल रहा है लेक्चर। सौंदर था एक तुगलक कालीन जो है कि ऋण दिया जाता था किसको, पहला तो लिख देते हैं तुगलक, तुगलक में भी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऋण प्रणाली शुरू करता है सौंदर, किसके तहत, एक उसने विभाग बनाया था, क्या, दीवाने कोही, दीवान ए कोही। अब हम जितने टर्म्स को लिख रहे हैं एक्स्ट्रा चीजों को आप समझ लीजिएगा कि अगर मैम इसे बता रही है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। दीवाने कोही किससे रिलेटेड था, कृषि विभाग से, कृषि विभाग से। अब ये विभाग क्यों बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये विभाग उसने बनाया था कि कृषि की उपज अच्छी हो, फसल अच्छी हो, और जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमें लैंड रेवेन्यू मिलेगा, भू राजस्व काफी अच्छा मिलेगा, उतनी तेजी से हमारी जो है कि जो भी साम्राज्य है वो बढ़ेगा, ठीक। इसने दीवाने कोही नामक एक विभाग बनाया और उसके तहत एक ऋण देना शुरू किया, किसको, किसानों को, कृषकों को एक ऋण देने शुरू किया, जिसे तकावी ऋण बोलते थे, ठीक। तो उसे सौंधर का नाम दिया जाता है, कृषकों को दिए जाने वाले तकावी ऋण को सौंधर कहा जाता था, किसके तहत, कृषि विभाग के तहत। दीवाने कोही किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ताकि किसान लोन ले, एक तरह से लोन कह सकते हैं, लोन ले और अच्छे तरीके से अपना कृषि करे, और जब वो कृषि करेंगे अच्छी उपज होगी तो हमें उतनी अच्छी राजस्व मिलेगा, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दीवाने कोही वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसको एकदम आप रट जाइए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख दीजिए, ठीक। उसके बाद विजारत, विजारत क्या होता था, मंत्री परिषद या फिर सम्राट के परामर्शदाता मंत्री, यानी कि जो भी एक सलाहकार होते थे, मंत्रिमंडल होता था, अभी के टाइम में मंत्रिमंडल हम लोग बोल सकते हैं, तो एक समूह होता था लोगों का जो शासक को या सुल्तान को किसी भी एक मुद्दे पे सलाह देता था, परामर्श देता था, उसे ही मध्यकालीन भारत में विजारत कहते थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार का पूछा हुआ है। उसके बाद है इतलाक, इतलाक क्या होती थी, तो इतलाक होता था धनादेश पत्र या फिर हुंडी, से हुंडी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। हुंडी भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया, एक प्रकार का पत्र होता था जिसे दिखाने पे फिर जब उसे दूसरे एक जगह से लिख के गया और दूसरी जगह दिखाने पे उसे पैसे मिलते थे, उसे हुंडी बोलते थे, और इसे मध्यकालीन भारत में इतलाक बोलते हैं, और ये यूजीसी नेट का आपका PYQ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फवाजिल, फवाजिल क्या होता था, तो अधिशेष भू राजस्व को हम लोग फवाजिल बोलते थे, और ये भी आपका PYQ है यूजीसी नेट का, ठीक। ध्यान रखिएगा ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, अभी ये तीनों फवाजिल, हासिल और जमा माशूल, ये तीनों एक साथ लिखा हुआ, तीनों के एक साथ लिख लीजिए, ठीक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये दोनों में डिफरेंस है। जो मेन आपका राजस्व होता था उसे हम लोग हासिल बोलते थे, वास्तविक प्राप्त राजस्व को हासिल बोलते थे, और अनुमान तरीके पे जो हमें राजस्व कलेक्ट करते थे उसे जमा या मासूल बोलते थे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और अधिशेष जो भू राजस्व हम लोग वसूलते थे, अधिक वसूलते थे, भू राजस्व के अलावा जो वसूलते थे उसे फवाजिल बोलते थे, और ये तीनों आपके PYQ है। उसके बाद है इदरार, इदरारात और इनाम, ये तीनों एक ही टर्म में, अगर तीनों आए, तीनों में से कोई एक आए, तो इसका मतलब होता है कि पेंशन के रूप में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान से भिन्न वजीफा, ठीक। ये पेंशन के रूप में जो भी विद्वानों को, स्कॉलर्स को, चाहे जो भी रिलीजियस लोग थे, उनको जो है कि कर मुक्त भूमि अनुदान से भिन्न जो वजीफा वजीफा मिलता था उसे हम लोग इदरात, इनाम, इदरार के नाम से जानते थे। ये भी आपका एक बार का PYQ है। आगे बढ़ते हैं, वही सेम चीज है, ठीक है, इसको हमने बता दिया। उसके बाद है मिल्क, आमलाक और इमलाक, ठीक है, तीनों टर्म एक ही है, और जिसका अर्थ होता है धर्म दान कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत कर
मुक्त भूमि अनुदान। ये वंशानुगत कर मुक्त भूमि अनुदान होता था। जो भूमि होती थी वो कर मुक्त होती थी और वंशानुगत होती थी, जिसे धर्म और दान पुण्य के लिए शासक द्वारा दिया गया होता था। उसे मिल्क के नाम से, अमलाक के नाम से या इमलाक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सारे टर्म आपको कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा दोनों में डिफरेंस है और यहीं पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो एनटीए है उसका पैटर्न जो है वो ऐसा ही है कि जहाँ पे थोड़ा-सा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो वैसा ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक? तो इन्हीं थोड़े-थोड़े डिफरेंस को देख के हमें चलना है। उसके बाद है औकाफ। औकाफ क्या होता है? तो इस्लामिक कानूनों में ऐसी संपत्ति जो धर्मार्थ कार्य हेतु प्रदान करने के लिए आरक्षित रखी हो, उसे औकाफ बोलते हैं। ठीक है? ये आपका अभी हाल ही में जो है कि रिपीटेड पीवाईक्यू है और काफ़ी बार पूछा जा रहा है। इस टर्म को अभी आप 2-3 सालों में रिपीटेड देखेंगे कि ऐसी संपत्ति, ऐसा हमारा धन जो धर्मार्थ के लिए सुरक्षित की जाती है, उसे रिज़र्व करके रखा जाता है इस्लामिक कानूनों में, उसे औकाफ बोलते थे। ठीक? उसके बाद मसाहत भी आपका रिसेंट का पीवाईक्यू है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, सीयूटीपीसी में भी पूछा गया है। जो भूमि की माप के लिए टर्म यूज़ होता है, भूमि की माप के लिए मध्यकालीन भारत में मसाहत शब्द शुरू होता है। ठीक? उसके बाद है इतलाकी या खालसा। इससे पहले आपने इतलाक सुना था। इतलाक का होता है धनादेश पत्र या हुंडी। ठीक? एक प्रकार का धन प्राप्त करने के लिए पत्र होता था। लेकिन इतलाक और इतलाकी इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। इतलाकी हो जाएगा तो वो खालसा, मतलब खालसा क्या होता है कि जो भी डायरेक्ट क्या बोलते हैं साम्राज्य के नियंत्रण में जो भी भूमि होती थी, उनसे जो भी लैंड रेवेन्यू आता था, उसे खालसा भूमि बोलते थे। ठीक? तो शाही भूमि जिसका राजस्व सुल्तान के खजाने में सीधा जमा होता था, उसे इतलाकी या खालसा के नाम से जाना जाता था। ये भी आपका एक बार का यूजीसी नेट पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ठीक? आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, हम आप सभी को सजेशन देंगे कि आप लोग जरूर से पीवाईक्यू सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको समझने के लिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किन किन चीज़ों को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीयूटीपीजी के हैं वो जरूर से सीयूटीपीजी के, बीएचयू के, डीयू के, जेएनयू के, साथ ही साथ यूजीसी नेट के भी पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। और यही अगर आप छोटी छोटी बातों को कवर करते चलेंगे तो आप वही जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में और रैंकर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है? आप चाहेंगे तो बीएचयूएल ऐप पे आपको सारे पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं, सारे पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ साथ पीवाईक्यूज के टेस्ट भी आपको उपलब्ध है कि आप जितने भी साल के पीवाईक्यूज हैं उनके टेस्ट भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जरूर दीजिए। ठीक है? यूजीसी नेट के भी वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो भी दे सकते हैं आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ता या वली या वजहदार। ठीक, तीनों टर्म एक ही है। तो ये किस लिए यूज होते थे? तो ये इकता, अकता या फिर अक्ता धारक या प्रांत का गवर्नर कह ले, सूबेदार कर ले, जो एक स्टेट का सूबेदार होता था, एक जिले को, एक रीजन को देखता था, उसे मुक्ता के नाम से, वली के नाम से, वजहदार के नाम से जाना जाता था मध्यकालीन भारत में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जवाबित। ये भी आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। अब जवाबित क्या होता था? तो राज्य के लिए जो भी नियम होते थे, जो धर्मनिरपेक्ष नियम होते थे, जो शरीयत के अलावा थे, मतलब किसी एक धर्म पे बेस्ड नहीं था वो कानून, सभी धर्मों को एक समान लेके चलता था, उसे मध्यकालीन भारत में जवाबित के नाम से जाना जाता है। और ये भी हाल ही में क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड हुआ है। ठीक, उसके बाद खत ए आजादी, ये नाम से एकदम क्लियर है कि क्या होगा। तो दास मुक्ति पत्र को खत ए आजादी बोलते थे। जो भी दास होते थे सल्तनत काल में, आपको याद होगा कि एक ऐसा रूलर था जिसके दरबार में 1,80,000 क्या थे? दास थे। कौन सा रूलर था? सभी लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक, जिसके दरबार में सल्तनत कालीन का ऐसा शासक जिसके दरबार में उसको दासों का बहुत शौक था और सबसे ज्यादा दास थे, उनके लिए उसने एक विभाग भी बनाया था। उसने बहुत सारे विभागों का निर्माण कराया था, लेकिन दासों के लिए उसने दीवाने बंदगान नाम से एक विभाग बनाया था। सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा ऐसा रूलर था। ठीक, तो जब उन दासों को मुक्ति चाहिए होता था तो उस पत्र को खत आजादी के नाम से जाना जाता था। ठीक, वक्फ क्या होता था?
धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाला भूमि अनुदान। जो भी धार्मिक संस्था होती थी, मदरसा हो गए जहाँ पे शिक्षा दीक्षा काम होता था, मंदिर मंदिर मस्जिद हो गया, तो जो भी धार्मिक संस्था ऑर्गेनाइजेशन होती थी उन्हें जो भूमि दिया जाता था दान में, उसे वक्फ के नाम से जाना जाता था, ठीक, उस भूमि को। ताजिक, ये भी आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, ये बस डायरेक्ट टर्म आ गया था कि ताजिक क्या होते हैं, तो गैर तुर्क प्रजाति, जो तुर्क नहीं होते थे या स्वतंत्र उत्पन्न अमीर, ठीक है, वो तुर्क गैर तुर्क प्रजाति को ताजिक के नाम से जाना जाता था। और ये भी आपका एक बार पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वजीफा क्या होता था, तो नकद छात्रवृत्ति, जो एकदम कैश स्कॉलरशिप मिलती थी, उसे वजीफा के नाम से जाना जाता है। ये तो नॉर्मल टर्म है, ये सभी बच्चे जानते होंगे कि वजीफा मिल रही है, जो आज हम लोग स्कॉलरशिप बोलते हैं, उसे ही मध्यकालीन भारत में शिक्षा दीक्षा के लिए वजीफा के नाम से जाना जाता था, ठीक। नविसंध क्या होते थे, लिपिकार, ठीक है, लिखने पढ़ने का जो कार्य करते थे उसे नविशंद बोलते थे मध्यकालीन भारत में। मवाश, मवाश आप मराठा में भी देखेंगे, मवाश टर्म, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मवास बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मवास क्या होता था, विद्रोही गांव को मवास कहा जाता था, और यहाँ पे बलपूर्वक जो है कि अत्याचार करके, लूट मार करके यहाँ पे राजस्व की वसूली की जाती थी, उसे मवास बोलते थे, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहीं कहीं ये गांव के लिए भी प्रयोग होता है ये शब्द। मकतब क्या होता था, ये भी आपका यूजीसी नेट का, ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है, और ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है। मकतब, जहाँ पे मुस्लिम प्राथमिक शिक्षा संस्थान, जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन होता था मुस्लिमों का, उसे मकतब बोलते थे, ठीक, याद रखिएगा। जो प्राइमरी एजुकेशन था उसे मकतब बोलते थे, और जहाँ हायर एजुकेशन होता था उसे मदरसा बोलते थे, दोनों अलग है, ठीक। जहाँ पे हम लोग की शुरुआती पढ़ाई होती है उसे मकतब कहा जाता था मुस्लिम धर्म में, और मदरसा होता था जहाँ पे हायर लेवल की हमें एजुकेशन दी जाती थी। पहले मदरसे का निर्माण दिल्ली सल्तनत में किस रूलर ने किया था, सभी लोग हमें जरूर बताइएगा। फर्स्ट मदरसा, फर्स्ट मदरसा, उसने दो मदरसे बनवाए, एक अपने पुत्र के नाम पे और एक अपने जो जिसका वो दास था उनके नाम पे। सभी लोग बताइएगा किसने बनवाया था। अभी हाल ही में इस पे लेक्चर गया आपका दिल्ली सल्तनत में। रैयत क्या होती थी, तो रैयत आपका साधारण प्रजा या किसान को रैयत कहा जाता था, और इसी रैयत से निकला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो आप देखेंगे औपनिवेशिक भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें आपकी देखेंगे जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे जहाँ पे सीधे किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते थे। और यही इसी रैयत से निकल के आया है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक। रैयत का मतलब किसान होता है, और ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है, ओके। चलिए अगला है अकलीम। अकलीम क्या होता था, राज्य या प्रांत को, किसी भी एक राज्य या प्रांत को अकलीम के नाम से जाना जाता था। खिल्लत, खिलत या फिर खिल्लत क्या होता था, ठीक, खिल्लत आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुल्तान द्वारा पुरस्कार या प्रशंसा के रूप में प्रतीक चिन्ह या पोशाक को खिल्लत बोलते थे। एक प्रकार का विशेष प्रकार का पोशाक होता था जिसे खिल्लत के नाम से जाना जाता था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पोशाक से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। कारखाना, आप जान सकते हैं कि राज्य के नियंत्रण में फैक्ट्रिया या उद्योग को कारखाना जाना जाता है, ठीक है। कोतवाल क्या होते थे, नगर प्रशासन का प्रधान अधिकारी, जो नगरों की सुरक्षा करता था, उन्हें अपने कंट्रोल में रखता था, उनमें जो भी चीजें होती उसको देखता था, उसे कोतवाल बोलते थे, ठीक। नगर की बात हो रही है, ग्राम की नहीं, ठीक है। सराय ए अदल, और ये आपका टर्म जो है वो है बाजार व्यवस्था से, बाजार व्यवस्था से। किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था शुरू की थी, तो दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था शुरू की थी। उसी के तहत उसने सराय अदल नाम का एक बाजार बनाया था, जिसमें निर्मित वस्तुओं एवं आयातित माल का बाजार होता था, उसे सराय अदल कहते थे। उसने बहुत प्रॉपर तरीके से एक बाजार व्यवस्था शुरू की थी, ताकि अपने राज्य में जो है कि जो भी मूल्य प्रणाली उसको सुनिश्चित कर सके। और यहीं पे देखेंगे उसने नकद वेतन दिया सैनिकों को, सैनिकों की सुरक्षा के लिए उसने बाजार व्यवस्था लाई। तो बहुत सारे अलग अलग स्रोतों में इस बाजार व्यवस्था के बारे में वर्णन है। अभी हाल ही में सृष्टि में हमने आपको पढ़ाया, तो सभी लोग हमें बताइए किस किस क्वेश्चन आता है आपका कि किस किस स्रोतों में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। हमने इतने सारे क्वेश्चन पूछा है, और वही क्वेश्चन पूछा है जो आपके लेक्चर जा चुके हैं। तो देख रहे हैं आप लोग कितने और अच्छे तरीके से, बहुत फोकस होकर कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप अब देख सकते हैं कि आपकी जो एग्जाम है मार्च में होता है,
ठीक है, मार्च लास्ट तक या मार्च मिड में या फिर स्टार्टिंग में कभी भी एंट्री दे सकता है। और आपके पास अब हम लोग देखें तो 2 से 3 महीने ऐसे में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी होंगे, कुछ और भी टेंशन हो सकते हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इन्हीं 3 महीनों में आपको ये तैयारी भी करनी है। कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। साथ ही साथ यूजीसी नेट के बच्चों का तो दिसंबर में ही एग्जाम है, फिर जो जून का टारगेट रख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है यूजीसी नेट का, और ये फर्स्ट पेपर भी साथ में लेके चलना है। तो आप लोग चीज़ों को फोकस होके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है परवान नवीस क्या होता था। ठीक, तो परमिट देने वाले अधिकारी को परवान नवीस बोलते थे। किसी भी चीज का परमिट जो देता था, जैसे कि ट्रेड के लिए परमिट, किसी सीमा शुल्क के लिए परमिट या सीमा पार के लिए परमिट, तो वो जो परमिट बनाता था अधिकारी उसे परवान नवीस बोलते थे। ओके, ये भी एक बार का पीवाईक्यू रह चुका है। उसके बाद है सद्र उस सुदूर क्या होते थे। ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। सद्र उस सुदूर क्या होता था। तो धर्म विभाग व दान विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था, जो उस पद पे बैठता था, उस पद की चीजों को देखता था, उसे सद्र उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। ठीक, उसके बाद काजी उल कुजात, ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है और काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि काजिल गुजरात वैसे जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में या फिर एंशिएंट टाइम में आप देखेंगे राजा के बाद पुरोहित होते थे, जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और उसके बाद वैसे ही आप देखेंगे कि काजिल गुजरात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे काजिल गुजरात के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग है। सभी लोग हमें बताइएगा कि ये विभाग किसने बनाया है। ठीक, दीवाने खैरात दान विभाग है, इसको भी बताएंगे कमेंट में ये विभाग का निर्माण किसने कराया है। दीवाने बंदगान जो कि दास विभाग है, हमने आपको पूछा था कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे विभाग तो बनाए ही थे। तो आप लोग स्पेशली इन तीनों विभाग का हमें जरूर बताएंगे किसने इन विभागों का निर्माण कराया है। साथ ही साथ याद भी रखिए कि ये विभाग किस लिए है। ठीक, चलिए जिहाद, अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता था उसे जिहाद के नाम से जाना जाता था। और बाबर देखेंगे कई सारे युद्धों को जिहाद के युद्ध के नाम से धर्म युद्ध का नाम दे दिया था। तो याद रखिएगा दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। ठीक है, आपको इससे बहुत सारे रिलेटेड कोट्स भी मिलेंगे कि इंडिया को दारुल हर्ब दारुल इस्लाम बनाना मुश्किल है और दारुल इस्लाम कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, ये भी टर्म आपका पूछा जाता है। ठीक है, दारुल हर्ब काफिरों का देश को बोलते हैं, दारुल इस्लाम इस्लाम का देश को दारुल इस्लाम कहा गया है। और ये मिडवल टर्म की शब्दावली है। कुफ्र क्या होता है। अल्लाह या मोहम्मद साहब में जो अविश्वास करते हैं, नास्तिक आस्तिक आपने सुना होगा। वैसे ही देखेंगे कि जो उसमें जो भगवान है, पैगंबर मोहम्मद साहब है, अल्लाह है, जो इनके इष्ट देवता है, जो उनमें विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कुफ्र के नाम से मध्यकालीन भारत में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद है मुक्ताई, ये भी आपका पीवाईक्यू है। और सल्तनत काल में लगान निर्धारण की एक मिक्स्ड प्रणाली होती थी, जिसमें बहुत सारे प्रणालियों को मिला के लगान को निर्धारण किया जाता था, भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, जिसे मुक्ताई बोलते थे। ठीक, उसके बाद जिम्मी, ये भी आपका एक बार का पीवाईक्यू है। जिम्मी क्या होता था। इस्लाम स्वीकार करने के स्थान पर जजिया देने वाले लोग को जिम्मी बोलते थे। वो इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन जजिया जो एक मुस्लिम करता उसे देते थे, उसे जिम्मी कहा जाता था। तजकीर क्या होता था। युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण धर्मोपदेश। अब ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। ठीक, ये आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। ठीक, तो तज़कीर क्या होता था कि जब युद्ध होता था और सैनिक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते थे किसी भी चीज़ को लेके, या फिर उन्हें लगता था कि सामने वाली जो सेना है बहुत पावरफुल है, तो जब हतोत्साहित हो जाते थे तो एक महत्वपूर्ण धर्म उपदेश दिया जाता था, मोटिवेशनल बहुत सारी लाइनें बोला जाता था, ताकि सैनिकों में बहुत उत्साह आ जाए। और ये इसे युद्ध के समय दिया जाता था, ताकि एकदम जोश से भरे रहे सैनिक। उसे तज़कीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तफसीर क्या होता था। कुरान का अनुवाद या समीक्षा जो करता था उसे तफसीर बोलते थे। ठीक, फतवा, किसी समस्या का शरीयत के अनुसार निर्णय। शरीयत मतलब इस्लामी कानूनों के अनुसार जब किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता था उसे फतवा बोलते थे। आपने बहुत बार सुना होगा कि फतवा जारी कर दिया अकबर के खिलाफ, या किसी मोहम्मद तुगलक के खिलाफ फतवा जारी हुआ। तो ये चीजें होती हैं। ठीक, चलिए अगला है फरमान तुगरी।
फरमान तुगरी क्या आता है? तो वह फरमान जिस पर सुल्तान की खास मुहर लगी हो उसे फरमान तुगरी बोलते हैं। जो एक जो शासक होता था उसका एक स्पेशल मुहर होता था, तो जब किसी पत्र पे या फरमान पे वो मुहर लग जाती थी तो उसे फरमान तुगरी के नाम से जाना जाता था। फिका क्या होता था? इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान जिसे होता था उसे फिका बोलते थे। मैमार, भवन निर्माण करने वाले इंजीनियर जो होते थे, आर्किटेक्चर जो होते थे, जो बनाते थे भवन निर्माण करते थे, उन्हें मेहमान बोलते थे। आमिल, गांव में भूमिकर वसूल करने वाले अधिकारी को आमिल बोलते थे। ये आपका पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। गांव के लेवल पे जो कि आप देखेंगे किसी भी प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम प्रशासन होती है। और उस प्रशासन में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है ऑफिसर से आमिल के नाम से जाना जाता है। ठीक। कारकुन, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी कारकुन कहलाता है। जो भी कितनी लैंड रेवेन्यू कहाँ से आई, कितनी मिली है, ये सबका जो भी लेखा जोखा रखता था उसे कारकुन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है कुब्बा, ये भी आपका पीवाईक्यू है। कुब्बा क्या होता था? एक प्रकार का तोरण द्वार जिसे मार्गों पर सजाया जाता था उसे कुब्बा के नाम से जाना जाता था। एक प्रकार का तोरण द्वार सजाने वाला होता था जिसे जो भी मेन गेट होते थे उसे सजाया उस पे लगाया जाता था। ठीक। आगे, इस ये जो वीडियो है आपका मिडवल टर्म के लिए एकदम पूरा एक मास्टर वीडियो है। इसमें आपको ए टू जेड जितने भी मध्यकालीन भारत से एक शब्दावली पूछी गई है किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पे एक जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है लेकिन आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है खरीदादार। तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी क्या होता था? खरीदादार होता था। जो फरमान को किसी भी फरमान को भेजता था कहीं पे भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उस ऑफिसर को खरीदादार बोलते थे। खान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, और जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे उस जगह को खानका बोलते थे। ठीक। खिरका, ये भी आपका पीवाईक्यू है। खिरका क्या होता था? वह ऊपरी वस्त्र जिसे शेख पहनते थे, एक लंबा सा कोट टाइप में होता था, उसे खिरका बोलते थे। और इसे जिसे शेख लोग पहनते थे उसे खिरका बोलते थे। जहांदारी क्या होती थी? शासन प्रबंध या राज व्यवस्था को जहांदारी बोलते थे। जो भी राज में व्यवस्था कानून होती थी, शासन का प्रबंधन होता था, उसे मध्यकालीन भारत में जहांदारी कहते थे। अकामी तौकी क्या होती थी? तो राजकीय फरमान को अकामी तौकी बोलते थे। ठीक है। उसके बाद नौबत क्या होता था? तो नौबत क्या होता था? केवल सुल्तान की उपस्थिति या राजधानी में बजने वाला नगाड़ा, तुरही, बिगुल, छाछ, बांसुरी आदि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, वाद्य यंत्र होते थे, जब सुल्तान आते थे या फिर देखेंगे आपने मूवी में इसमें देखा होगा कि एंट्री करते हैं तो कहीं नगाड़ा बजता है, कहीं बिगुल जो ऐसे बजाया जाता है, तो उसे नौबत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मफरूज, किलो की सेना के खर्च के लिए नियत भूमि। जो किलो की सेना होती थी, जो किलो के लिए होती थी, उनके खर्च के लिए जो भी नियत भूमि होती थी जिनसे रेवेन्यू आता था उसे मफरूज बोलते थे। मशाहत अभी हमने बात किया, भूमि की पैमाइश से हम आपको मसाहत कहते हैं। विलायत, तो राज्य का सबसे बड़ा भाग या प्रांत या प्रदेश जिसे विलायत कहते थे। ठीक है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा भाग होता था या प्रांत होता था उसे विलायत के नाम से जाना जाता था। ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सदका, सदका क्या होता था? एक प्रकार का दान या धार्मिक कर को सदका के नाम से जाना जाता था। समा, आपने सुना होगा कि समा बांध दिया गया। तो ये होता था सूफियों का संगीत तथा नृत्य जब बजता था, नृत्य को समा बोलते थे। जब वो संगीत करते थे, नृत्य करते थे तो उसे समा कहते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक। पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। ठीक। अब ये याद रखिए, हस्म का मतलब सेना होता है। हस्म में कल्ब और हस्म में अतरफ। अब कल्ब जहां आ जाएगा उसे ध्यान रखिएगा कि वो केंद्रीय सेना होती है। मतलब आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि थोड़ा सा कि कौन सी प्रांत थी, कौन सी केंद्रीय सेना थी। तो आप याद रखिएगा, अगर कल्ब है तो वो केंद्रीय सेना होगी। बस एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हस्म में कल्ब मतलब सुल्तान की केंद्रीय सेना जो केंद्र में रहती थी, केंद्र को पूरा जो एक मेन राजधानी होती है उसका सुरक्षा दीक्षा करती थी, उसे हस्म में कल्ब बोलते थे। और हस में अतरम प्रांत की सेना को बोलते थे। जो प्रांतों में सेना होती थी अलग अलग, उसे हस में अतरम बोलते थे। ओके, ट्रिक याद कर लीजिए, क जहां रहेगा वहां केंद्रीय सेना होगा, बस इतना। ठीक, याद हो जाएगा।
हुलिया क्या होता था? तो सैनिकों का पूरा विवरण कि कैसा उसका चेहरा दिखता है, कहाँ दाग है, कितने बाल हैं, कितनी जो है कि आँख है कैसी उसकी, ये पूरा एक जो सैनिकों का हुलिया लिया जाता था उसे सैनिकों का पूरा विवरण जो लिया जाता था उसे हुलिया प्रथा बोलते थे। और इसे शुरू किया था खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि हुलिया प्रथा, आपने सुना होगा दाग प्रथा, ठीक है? इस हुलिया प्रथा को भी चेहरा प्रथा भी बोलते हैं। क्या? चेहरा प्रथा। ठीक, तो किसने सबसे पहले हुलिया प्रथा या दाग प्रथा क्या होता था, उनके जो घोड़े होते थे, घोड़ों पे दाग लगाया जाता था ताकि घोड़ों की पहचान की जा सके, कोई घोड़ों को बदले ना। तो ऐसी प्रणाली को शुरू करने वाला एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक जिसने इसे शुरू किया था। और आगे चल के आप देखेंगे कि सूर्यवंश का एक शासक शेरशाह सूरी ने भी इस जो है कि प्रणाली को शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक, मिल्लत क्या होता था? तो मुस्लिम या जिन्हें सुन्नी प्रजा बोलते थे और मुस्लिम भ्रातृत्व। ठीक है? मुस्लिम प्रजा को मिल्लत बोलते थे, जो भी शासक की मुस्लिम प्रजा होती थी, ठीक है, उसे मिल्लत के नाम से जाना जाता था। नदाफ क्या होता था? रुई धुनने वाला कारीगर, धुनिया या फिर बुनकर जो होते थे जो साम्राज्य में, उन्हें नदाफ के नाम से जाना जाता था। वेट, उसके बाद है अरादा, मंगनीक और मंगनूल। ठीक है? अब देखिए इसको हम इम्पोर्टेंट कर दे रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अब जब आप यूजीसी नेट का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादातर मंगनीक या फिर मजनीक भी कहीं के देखने को मिलेगा, या मुगुनेल भी देखने को मिलेगा। अरादा कहीं के मिलेगा, लेकिन फिर भी ये टर्म याद रखिएगा। क्या होता था? बड़े पत्थर व आग के गोले फेंकने वाली मशीन। ठीक है? जो आग, बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी जो मशीन, या फिर आग के गोले फेंकने वाली मशीन को मजनीक या मैग्नोल बोलते थे। ठीक, और क्वेश्चन आता है कि किसने सबसे पहले मजनीक का प्रयोग किया था युद्ध में। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग बताइएगा हमें। गैर वजही क्या होता था? तो अनियमित सैनिक को गैर वजही बोलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। निसाब, जकात से मुक्त संपत्ति जिसपे कोई कर नहीं लिया जाता था, जकात नामक एक कर होता था जिससे कर नहीं लिया जाता था, उसे निसाब बोलते थे। ठीक, गैरत श्री क्या होता था? हिंदुओं के सामाजिक मामलों में सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त कानून को गैरत श्री बोलते थे। यानी कि हिंदुओं के जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती थी, जब उसका निर्णय के लिए जो कानून बनता था उसे गैरत श्री बोलते थे। निशार, आरती की प्रथा को निशार बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है चिल्ला है महाआकुल क्या होता था? तो भारतीय योग की प्राणायाम विधि, जो भारतीय योग की प्राणायाम विधि है उसे मध्यकालीन भारत में चिल्ला है महाआकुल बोलते हैं। कुस्कैजीर या कुस्कंजीर, तो तोप का बिगड़ा हुआ जो रूप होता था उसे कुस्कैजीर बोलते थे। ठीक, चर्क क्या होता था? तो शिला प्रक्षेप शास्त्र। ठीक, मतलब चर्क क्या होता था कि जो शिला मतलब पत्थरों को फेंकता था उसे चर्क नाम से जाना जाता था। ठीक, उसके बाद है फलाकून, तो गुलेल जो होती थी, गुलेल जिससे चिड़ियों को मारा जाता है उसे मध्यकालीन भारत में फलाकून बोलते हैं। सबत, एक सुरक्षित गाड़ी जो शत्रु के आक्रमण से रक्षा करती थी उसे सबत बोलते थे, जो कि शत्रु आक्रमण ना कर सके, एक प्रोटेक्टिव वाहन होती थी। ठीक, पटोला क्या होता था? गुजरात का एक प्रसिद्ध वस्त्र होता था, और आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। पटोला क्या है? गुजरात का एक फेमस वस्त्र है जिसे पटोला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अलसी, एक प्रकार का महंगा कपड़ा, और ये भी आपका एक बार का पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का। ये प्रकार महंगा कपड़ा होता है जिसका नाम है अलसी, और क्वेश्चन पूछा जाता है। सलामी, ये भी आपका पीवाईक्यू है। और तुगलक स्थापत्य शैली की जो ढलवा दीवारें होती थी, थोड़ी सी झुकी होती थी, बहुत तुगलक स्थापत्य जो आर्किटेक्चर है उसका, उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि उसकी जो दीवारें होती थी वो ढलवा दीवारें होती थी। क्वेश्चन आ जाता है कि ढलवा दीवारों की जो शैली है वो किस काल की स्थापत्य शैली है? तो तुगलक काल की, जिस सलामी के नाम से जाना जाता है। नौरोज किसने शुरू किया था? तो बलबन ने नौरोज नामक एक ईरानी त्योहार, ईरानी नववर्ष को नौरोज के नाम से जाना जाता था, जिसे बलबन ने शुरू किया था ये साबित करने के लिए कि वो ईरान के अफरासियाब एक उच्च कुल का व्यक्ति है। और ये सब चीज साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने दरबार में शुरू की थी, जिसमें एक नौरोज त्योहार है। ठीक है, उसके बाद है तौहीद वजूदी क्या होता था? तो जीव मात्र की एकता का सिद्धांत, यूनिटी का जो थ्योरी थी उसे तौहीद वजूदी कहते थे। ठीक, उसके बाद है अहल ए इल्म। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति, उलेमा,
पुरोहित जो होते थे उन्हें अहले इल्म बोलते थे। मसनवी एक काव्यात्मक जो काव्य पोएट्री के रूप में जो रचना होती थी उसे मसनवी बोलते थे। सनद, हमने इतना सनद दिया तो नियुक्ति आदेश होता था कि हमने आपको नियुक्त कर लिया अपने सेना में, अपने दरबार में, तो उसे सनद बोलते थे। अकलीम आपको हमने बताया ही कि प्रदेश, राज्य या प्रांत को अकलीम बोलते हैं। मुकाता या मुकातिया क्या होता है, ये भी पीवाईक्यू है। तो ठेके पर लगान वसूली का अधिकार प्राप्त करने वाले को मुकाता बोलते थे, जिन्हें ठेका दे दिया जाता था कि तुम इतना जैसे अभी ठेका दे दिया जाता है घर का कि घर बनाने के लिए, वैसे लगान वसूली करने के लिए किसी प्राइवेट तौर पे दे दिया, जिस अधिकारी को वसूलने का अधिकार दिया जाता था उसे मुकाता बोलते थे। ठीक, उसके बाद है बरीद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीवाने बरीद, इसके लिए जो विभाग था वो था दीवान ए बरीद। अब किसने इस विभाग को बनाया था, सभी लोग हमें कमेंट में बताएंगे, आप पे इस पे लेक्चर जा चुका है। बरीद का होता है गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्र करने वाले को बरीद बोलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है, साथ में ये भी पीवाईक्यू है कि दीवाने बरीद किस लिए है, तो गुप्तचरों के लिए है। और किसने शुरू किया था ये हमें सभी लोग कमेंट में बताएंगे। खिदमती क्या है, तो पराजित भारतीय शासकों से वसूला जाने वाला कर जो होता था वो खिदमती बोलते थे। जब दिल्ली सल्तनत का कोई शासक किसी भारतीय शासक को हरा देता था और उनसे जो कर वसूल करता था उसे खिदमती के नाम से जाना जाता था। अपनी खिदमत में जो भी वो देता था उसकी खिदमत में। महदी क्या होता था, सूफी सिलसिलों में पापों से मुक्ति दिलाने वाला उसे महदी कहते थे। जो कहता था कि हम आपको पाप से मुक्त कर देंगे तो उसे महदी कहा जाता था। निर्ख ए फरमानी क्या होता था, तो राज्य की ओर से निर्धारित मूल्य, उसे निर्ख ए फरमानी बोलते थे। वफा ए फरमानी क्या होता था, तो राज्य द्वारा निर्धारित उपज, ठीक है, जो भी निर्धारित उपज जो राज्य निर्धारित करता था उसे वफा ए फरमानी बोलते थे। ठीक, उसके बाद बलाहार, ये आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। ठीक है, काफी इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट ने काफी क्लिष्ट वे में बहुत अजीब तरीके से दे दिया, लेकिन तो नॉर्मल वे में आप समझ लीजिए कि बलाहार क्या होते थे, तो बहुत छोटे लेवल के जो किसान होते थे उन्हें बलाहार के नाम से जाना जाता था। वो किसानी के साथ साथ बहुत सारे काम भी करते थे, उन्हें बलाहार कहते थे। ठीक, और ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आपको कराएंगे तो जरूर बताएंगे, या फिर आप देखेंगे अभी हाल ही का पीवाईक्यू है तो आपको समझ में आएगा। खासादार क्या होता था, सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी खासादार कहलाता था। जो भी सुल्तान के अस्त्र शस्त्र होते थे उसका जो भी प्रबंध करता था, उसकी साफ सुरक्षा देखभाल जो भी करता था उसे उस अधिकारी को खासादार बोलते थे। तमसुक ब्रांड या बंद पत्र को, बांड या बंद पत्र यानी जो एग्रीमेंट साइन होता है उसे तमसुक बोलते हैं। किसास, गंभीर अपराध हेतु बदले के रूप में दिया जाने वाला दंड, जो बहुत ज्यादा कोई एक सीरियस क्राइम कर दिया है उसके बदले जो दंड दिया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी, उसे किसास बोलते थे मध्यकालीन भारत में। नदीम क्या होता था, सुल्तान का सहचर नदीम कहलाता था। ठीक, उसके बाद तरकत, सल्तनत काल में निसंतान मरने वालों की राज्य द्वारा संपत्ति हस्तगत करने को तरकत कहते थे। ऐसे लोग जिनका कोई संतान नहीं हुआ तो उनकी संपत्ति को जब सुल्तान अपने अधीन कर लेता था उसे तरकत कहा जाता था। ताजीर, अपराधी को सुधारने के लिए दिए जाने वाला दंड को ताजीर बोलते थे, कि अपराधी सुधर जाएगा ऐसा दंड दिया जाता था। ठीक, फितना, ईश्वरी कानूनों का उल्लंघन तथा विद्रोह को फितना बोलते थे। अहदी, सम्राट के विश्वसनीय सैनिकों की सेना अहदी कहती थी। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ये काफी ज्यादा बार पूछा गया है, आपको अहदी सेना बार बार सुनने को भी मिलेगा। केरानी या फिर किरानी, इसको अलग अलग टर्म से आपको देखने को मिलेगा। ये होता है लिपिक, ठीक है, लिखा पढ़ी का जो काम करता था उसे किरानी बोला करते थे मध्यकालीन भारत में। ये भी आपका पीवाईक्यू है। उसके बाद है अता बेग, ठीक है, अल्पवयस्क सुल्तानों के संरक्षक के लिए प्रयुक्त उपाधि। जो भी सुल्तान होते थे जो अभी बहुत मतलब बड़े नहीं हुए, अभी अल्पवयस्क हैं, देखेंगे उनके जो संरक्षक होते थे उनके लिए उपाधि अता बेग होती थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद खजीज क्या होते थे, कोषाध्यक्ष होते थे। जो कोषाध्यक्ष गार की जहाँ पे सारा धन वन चीजें एकत्रित होती थी उसको खजीज बोलते थे, उसके अधिकारी को। तरीकत, कुरान की उदारवादी व्याख्या, जो कुरान की बहुत उदारवादी कट्टर व्याख्या नहीं करता था, उदारवादी व्याख्या करता था, उसे तरीकत बोलते थे। ये भी आपका पीवाईक्यू है। उसके बाद है मुफरिद,
दुर्ग में हथियारों की देखभाल करने वाला अधिकारी। दुर्ग मतलब किले में जो हथियारों की देखभाल उखभाल करता था कि कोई चोरी ना कर ले, कोई बदल ना ले, उसे मुफरिद बोलते थे। उसके बाद मुशादत, ठीक है? मुसादत क्या होता था? राज्य द्वारा अमीरों को प्रदत्त ऋण, जो राज्य के द्वारा अमीरों को किसी भी चीज़ के लिए लोन दिया जाता था, ऋण दिया जाता था, उसे मुसादत बोलते थे। और हमारा ये लास्ट आज का दोषी हट, ये आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है। कपड़े के बाजार को दोषी हट बोलते थे, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों भी आपके मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं। वहदत उल वजूद, वजूद मतलब वजूद है किसका? ईश्वर की। जो ईश्वरीय एकता में विश्वास करता था उसे बोलते थे वहदत उल वजूद। ईश्वरीय एकता को वहदत उल वजूद बोलते थे। और वहदत उल सुहूद, ये एक प्रकार का सूफी संतों में एक प्रकार का दार्शनिक विश्वास था कह सकते हैं। तो उसे वहदत उल सुहूद क्या थी? दर्शन की एकता को जो मानते थे उसे वहदत उल सुहूद बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा ये पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जितने भी मध्यकालीन भारत में अभी तक के पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी, ये सारे जितने हम आपको बताएं, मैक्सिमम आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये मध्यकालीन भारत के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, जिसे हमने पूरा एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया ताकि आप कम समय में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप एक बार में इसको देख सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट भी देने वाली है। जाते जाते बस एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।